नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इमरान खान की कभी दुनिया में हार ना मानने वाले क्रिकेटर के तौर पर पहचान हुआ करती थी, लेकिन सियासत की पिच पर इमरान खान अब क्लीन बोल्ड होने वाले हैं और मुमकिन है कि जल्द ही उन्हें सत्ता के मैदान की बाउंड्री लाइन के बाहर भी जाना पड़े। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुरुवार को सेनेट के चुनाव में इस्लामाबाद की सीट हारने के बाद इमरान खान जिस अंदाज में अपनी आवाम के सामने आए और अपना दर्द बयां किया, उससे तो यही लगता है कि सियासत में उन्हें खुद उनके ही साथियों ने उनकी सुपारी ले ली है। हुकूमत के लिए ये इम्तिहान बन गया है। ऐवान बाला में अक्सरियत लेने के लिए वजीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में आ गए हैं। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बाजी लगा दी है और अपने हालिया खिताब में बड़े जज्बाती भी नजर आए। अकेले पड़ गए इमरान खान। ठीक है, मैं नायल हूं, इतना काबिल नहीं हूं। बेबस इमरान ने मान ली हार। अगर आप जीत जाते मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। किसने ली इमरान की सुपारी? बकौल इमरान खान के उसके लोग बिके हैं। कौन बना इमरान का गद्दार? ज़मीरों को खरीदा गया या कोशिश की गई तो हमने फिलफौर एक्शन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और 20 के लगभग मेंबरान सूबाई असेंबली को पार्टी से रुखसत किया। पूरे पाकिस्तान का माहौल और मिजाज दोनों ही बदले बदले हैं। सेनेट के इलेक्शन में मिली करारी शिकस्त के बाद इमरान खान बुरी तरह बेचैन है। अब मैं ज़रा मुखातिब हूँ, ये जो सारे PDM के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो अपने मुल्क के लोगों से बात करते हुए इमरान खान का यूं अटकना पूरे पाकिस्तान को खटकने लगा है। तो ये जो बड़े बड़े क्या है ये जो भी है। वित्त मंत्री डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के सेनेट चुनाव में हार जाने के बाद इमरान खान की मुश्किलों ने भी पूरी तरह से सिर उठा लिया है। विपक्ष हमलावर है और इमरान खान से इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया। इमरान खान को हम सब ने मिलकर हराया है और अब उनका अपना प्रेसिडेंट कह रहा है कि उसने अपना मेजॉरिटी जो नेशनल असेंबली में है वो खो चुका है। हम समझते हैं कि इमरान खान साहब उनके बोलने के तरीक़ेकार से ये पता चलता है कि ये घबरा चुके हैं। उनको पता है कि उनका वक्त अब ख़त्म होने वाला है और हम हमेशा के लिए इन कठपुतलियों को पाकिस्तान की सियासत से फारिग कर देंगे। गुरुवार की शाम अपनी आवाम को संबोधित करते हुए इमरान खान ने अपना दर्द बयां किया। पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने जो बातें जिस अंदाज में कही, उससे अब तक ये बात तकरीबन साफ होने लगी है कि इमरान खान अपनी सियासी पारी करीब करीब हार चुके हैं। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा। ठीक है, मैं नायल हूं, इतना काबिल नहीं हूं। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। अगर आप जीत जाते मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। नितांत अकेले पड़ चुके इमरान खान सेनेट में अपने वित्त मंत्री की शिकस्त नहीं रोक सके। तब उन्होंने विपक्ष पर पैसे बांटने का आरोप लगाया और धमकी भी दी। हाँ जी, हम आपके लिए वोट करेंगे, पैसे लेके किसी और को वोट करें। आप अपनी आखिरत तबाह करते हैं। खौफ खुदा होना चाहिए आपको। ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है, हमेशा फिक्र किया करें अपनी आखिरत की। इधर इमरान खान ने खुद को शहीद बताने की बैटिंग शुरू की तो वहीं उनके सबसे मुंह लगे मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान की दलीलों की फील्डिंग करते दिखाई दी। ज़मीरों को खरीदा गया या कोशिश की गई तो हमने फिलफौर एक्शन लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और 20 के लगभग मेंबरान सूबाई असेंबली को पार्टी से रुखसत किया। इस बीच इमरान खान ने खुद को चौतरफा घिरा पाकर एक नया दांव चला है, जिसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया में अच्छी खासी चर्चा हुई और बताया भी यही जा रहा है कि इमरान का ये दांव पाकिस्तान की मौजूदा सियासत को देखते हुए काफी बड़ा दांव है। दरअसल पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान 6 मार्च को विश्वास मत का सामना करेंगे।
इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। 6 मार्च यानी शनिवार को दोपहर 12:15 पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इमरान खान विश्वास मत का प्रस्ताव रखेंगे। मगर अपने भाषण में जिस बात की तरफ इमरान खान ने इशारा किया वो वाकई काबिले गौर है। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। अब ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊँगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊँगा। इमरान के संबोधन में ये बात साफ हो जाती है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ में ही गद्दार छिपे हुए हैं और ये बात अब उन्हें पता चल चुकी है। उनकी इस हार के पीछे उन लोगों का ही सबसे बड़ा हाथ है जिन्होंने इमरान खान को कुर्सी से हटाने की सुपारी ली। पड़ोसी देशों के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वाले इमरान खान को अब ये भी अंदाजा हो गया है कि उनके खिलाफ ही उनके साथ काम करने वाले 15 से 20 सांसदों ने अपना ईमान गिरवी रखकर ऐसी तगड़ी साजिश बुनी है जिसका तोड़ इमरान के पास भी नहीं। दूसरा सेनेट का इलेक्शन हुआ 2018 में, हमें पता चला हमारे तकरीबन 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिक गए थे। उन्होंने पैसे लेके अपनी वोट बेची, हमने 20 मेंबर्स को निकाला। पाकिस्तान में सियासत का पेंडुलम जिस रफ्तार से डोल रहा है उससे बात साबित हो जाती है कि इमरान खान के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। तभी तो विपक्ष ने भी इमरान खान से अब सत्ता छोड़कर जाने को कहना शुरू कर दिया है। वैसे पाकिस्तान के सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सीटें हैं, जिनमें से 272 चुन के आते हैं और बाकी मनोनीत होते हैं। ऐसे में अगर नो कॉन्फिडेंस में विपक्ष आधे से एक ज्यादा वोट पाने में कामयाब हो गया तो इमरान सरकार गिर सकती है। तभी तो मौजूदा मौके पर चौका मारते हुए लंदन से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान के लिए एक लम्हा भी वजीर आजम के तौर पे रहना का कोई जवाब नहीं है और अपना इखलाकी जवाब खो चुके हैं। वो उन्हें फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पाकिस्तान में रहकर इमरान खान और उनकी हुकूमत के खिलाफ पूरे विपक्ष को लामबंद करना शुरू कर दिया है। और इमरान खान के उसके लोग बिके हैं। आप किस मुंह से, जिनको आप बिकाऊ कह रहे हैं, आप उनसे किस मुंह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेंगे? आज जब इमरान खान नाकाम हुआ तो सुबह मैं समझती हूँ कि इदारों के सरबराहों को उसके साथ बैठ के ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। इस किस्म के जो विजुअल्स थे वो भी अच्छे नहीं थे, उससे भी आपको परहेज करना चाहिए। इनको अपने आईनी और अपने कानूनी दायरा कार तक महदूद होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम इनकी इज्जत भी करें और अदारों के वकार के ऊपर कोई दाग न लगे। बदलते घटनाक्रम के बीच गुरुवार की शाम पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने प्रधानमंत्री इमरान खान के आवास पर उनसे मुलाकात की। सरकार और सेना के बीच चल रही अनबन के मद्देनजर इमरान खान की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। खास बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। बीते 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान की मीडिया में भी इमरान खान का अपनी आवाम के सामने आकर यूं रोना और सियासी बवंडर का आलम ही छाया रहा। इमरान खान साहब ने एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया। उन्होंने कहा आज खुल के आओ ना, अब जो भी कारोबार हुआ है, जो लेन देन हुई है, जो छुप के जो गए हैं, अब वो आ जाए सामने। इमरान खान ले रहे हैं कॉन्फिडेंस का वोट। इमरान खान के हिमायतियों ने टीवी स्टूडियो में बैठकर चुनाव आयोग पर जमकर आरोप लगाए। कुल मिलाकर पाकिस्तान में सियासी हालात बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुके हैं और राष्ट्र के नाम इमरान खान के संबोधन ने ये बात भी साफ कर दी है कि इमरान खान अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। बस देखना यह है कि कितने दिन और वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। और अब बात उस म्यांमार की जहां की सड़कों पर अब लाशें ही लाशें नजर आने लगी है। म्यांमार में 50 साल तक सेना का ही शासन रहा है, लेकिन इस बार म्यांमार के सेना प्रमुख जनरल लेंग ने जुल्मो सितम की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोग अगर नहीं मानते
तो उन पर गोली चला दी जाए। इसके बाद शुरू हुआ रक्तपात, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खून से लाल हुई म्यांमार की सड़कें। कत्लेआम मचाती म्यांमार की सेना। मौत के खौफ के बीच लोकतंत्र की जंग। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद लोकतंत्र के लिए हल्ला बोलते लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। म्यांमार की राजधानी नेपियडॉ से लेकर तमाम शहरों में आंदोलन की आग धधक रही है। तो इस आग को बुझाने के लिए सेना सिर्फ पानी की बौछारों का ही नहीं, बल्कि गोलियों का इस्तेमाल भी कर रही है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। म्यांमार की सड़कें खून से लाल हो गई हैं। कहीं खून से लथपथ जख्मी लोग हैं, तो कहीं सड़क पर पड़ी लाशें। ये 4 तस्वीरें म्यांमार में सेना के रक्तपात की बानगी हैं। पहली तस्वीर में सेना के जवान आंदोलनकारियों को गाड़ी से उतारकर उनकी पिटाई कर रहे हैं, बंदूक के पिछले हिस्से से उनके सिर पर वार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया में छाई हुई है। इसमें एक नन सेना के सामने घुटनों पर बैठकर आंदोलनकारियों पर रहम करने की गुहार लगा रही है। तीसरी तस्वीरों में आपको सेना के जवान लोगों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे होंगे, तो आंदोलनकारियों पर गोली भी चलाई जा रही है। जबकि चौथी तस्वीर में एक शख्स के पैरों से खून बह रहा है, वो बुरी तरह जख्मी है। हालांकि 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद से ही सेना और आंदोलनकारियों के बीच संघर्ष जारी है। जहां आंदोलनकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सेना उन्हें खदेड़ने के लिए बल प्रयोग कर रही है। म्यांमार के मिलिट्री चीफ मिन आंग लेंग के हुक्म पर सेना नरसंहार पर आमादा है। यकीन नहीं आता तो देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। सेना के जवान आंदोलनकारियों की एक गाड़ी को रोकते हैं। 3 आंदोलनकारियों को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। सड़क किनारे फुटपाथ पर उन्हें बिठाया जाता है। सेना का एक जवान पीछे से आता है और इन प्रदर्शनकारियों को लात से मारने लगता है, लेकिन इसके बाद बंदूक से उनकी पिटाई की जाती है। सेना के कई जवान इकट्ठा हो जाते हैं और इन आंदोलनकारियों को जानवरों की तरह पीटने लगते हैं। आपको बता दें कि म्यांमार में अब तक 50 से ज्यादा आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है। यंगून, मांडले और नेपियडॉ में आंदोलन अपने चरम पर है। यहां आम लोगों के साथ पुलिस के जवान भी सेना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लिहाजा स्थानीय पुलिस के जवान भी सेना के निशाने पर हैं। तो इनमें से कुछ भागकर भारत में शरण लेना चाहते हैं। तो जिस लोकतंत्र को म्यांमार के युवा ने देखा, अब वो वापस से उस जुंटा मिलिट्री रूल के अंडर में नहीं जाना चाहता। लिहाजा जो संघर्ष चल रहा है म्यांमार में, सेना और लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलनकारी है उनके बीच में, जिसमें खासकर युवा है, ये जल्दी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र के लिए जारी ये आंदोलन लंबा खींचेगा, क्योंकि सेना सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वो किसी भी सूरत में म्यांमार में दोबारा लोकतंत्र बहाल नहीं होने देना चाहती। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की म्यांमार पर पाबंदी लगाने की चेतावनी को भी वहां की सेना ने यह कहकर खारिज कर दिया कि उन्हें इन पाबंदियों की आदत सी हो चुकी है। सुनिए म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीन बर्गनर ने क्या कहा।
According to the NGO Assistance Association for Political Prisoners, around 700 individuals have been detained, mainly arbitrarily and without charges, trials, and legal representation, and families are not able to locate or contact them. Equally concerning are the restrictions on internet and communication services. They must not be disrupted to ensure the right to freedom of expression, which includes access to information. नवंबर 2020 में हुए चुनाव से साफ हो गया था कि म्यांमार की जनता देश में लोकतंत्र चाहती है, आंग सान सू के नेतृत्व में देश का विकास चाहती है। लेकिन सेना के जनरलों ने एक साथ मिलकर साजिश रची और तख्ता पलट कर दिया। सेना प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग लेंग ने सत्ता की भूख शांत करने के लिए लोगों का दमन शुरू कर दिया। लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद कर रहे आंदोलनकारियों को निशाना बनाया जाने लगा। उन्हें गोली मारने का सिलसिला शुरू हो गया। जिन सड़कों पर कभी चहल पहल हुआ करती थी, वहां कहीं मातम का सन्नाटा तो कहीं आक्रोश की आग धधकने लगी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि म्यांमार में सेना ने अपनी ताकत दिखाई। म्यांमार की राजनीति में सेना का हमेशा से ही दखल रहा है। 1962 में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना ने करीब 50 साल तक देश पर राज किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग तेज हुई तो साल 2008 में सेना नया संविधान लेकर आई। इस नए संविधान में लोकतांत्रिक सरकार और विपक्षी दलों को जगह दी गई, लेकिन सेना की स्वायत्तता और वर्चस्व को बनाए रखा गया। 30 दशक के बाद बड़ी मुश्किल से म्यांमार के अंदर आंग सान सू की के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार 2017 के अंदर सेट हुई, परंतु ये आर्मी को, म्यांमार की आर्मी को हजम नहीं हो रहा था। वैसे भी म्यांमार की आर्मी के पास में काफी पावर्स हैं। उन्होंने अपने संसद के अंदर अपनी कुछ मंत्रालय तक बुक किए हुए हैं। 1/4 सेना के अधिकारी संसद में होने जरूरी हैं, परंतु फिर भी जो पावर का नशा उनको पहले था, उसके कारण उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि म्यांमार के 64 साल के मौजूदा सेना प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग लेंग से लोगों को उम्मीद थी कि वो म्यांमार में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी वही किया जो पहले के सेना प्रमुख करते आए थे। आज म्यांमार एक बार फिर सैन्य शासन की जंजीरों में कैद है। हालात कितने बदतर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सेना के जवान किसी भी बाजार या गली में घुस आते हैं, लोगों को मारते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और तो और बेगुनाहों को गोली मारने से भी पीछे नहीं हटते। और देश की सियासत में बड़ा खेला बंगाल में खेला, यानी खेल। और इस खेल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डबल खेला शुरू किया है। पहला ये कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों पर असर रखने वाले मुस्लिम वोटर्स का समर्थन हासिल करने के लिए 42 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं ममता का दूसरा बड़ा खेला यह है कि वो अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। उनका नंदीग्राम आना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक खास रणनीति है। बंगाल में अब बड़ा खेला खेला होवे। नंदीग्राम में नया संग्राम, ममता का आखिरी दांव। बंगाल में अब राजनीतिक बाजीगरी का नया दांव शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने वही किया जो कहा था। नंदीग्राम सीटे আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। 2021 का राजनीतिक रण जीतने के लिए ममता ने नंदीग्राम को चुना है।
इतना ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट मिले थे, इसलिए 2021 में भी उन्होंने 42% मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। इसके अलावा फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अब कांग्रेस और लेफ्ट वाले गठबंधन का हाथ थाम लिया है। दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व वाले दांव से मंदिर मठों और महापुरुषों वाली सियासत से अपना चुनावी खेल कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है। बंगाल में इस वक्त चल रहे राजनीतिक खेला के दो पहलू हैं। पहला, ममता बनर्जी का मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बड़ा दांव, और दूसरा, नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान। सबसे पहले बात नंदीग्राम में ममता की नई चुनावी जमीन की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके बड़ा दांव चला है। वो अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर को छोड़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के फैसले से एक सियासी मैसेज देने की कोशिश कर रही है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का मतलब है कि लाख चुनौतियां हों, लेकिन अभी भी वही पुराने सियासी तेवर बरकरार है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम से अब तक की उन्हें सबसे बड़ी और कड़ी चुनौती मिल सकती है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर छोड़ने का मन तो पहले ही बना लिया था, लेकिन इस फैसले के पीछे कुछ अहम आंकड़े हैं जो बनते बिगड़ते सियासी समीकरण की कहानी कह रहे हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट से 2 बार वो चुनाव लड़ी। 2011 में उपचुनाव में ममता को भवानीपुर में 77.6% वोट मिले। 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उनकी जीत हुई। 2016 में ममता को मिले वोटों की हिस्सेदारी काफी कम हो गई। 2016 में भवानीपुर सीट पर सिर्फ 48% वोट मिले। 5 साल में भवानीपुर में ममता को 2011 की तुलना में 29% कम वोट मिले। भवानीपुर में गैर बंगाली वोटर्स की संख्या काफी है। ममता का बंगाली गैर बंगाली दांव यहां फीका पड़ने लगा, इसलिए ममता ने भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम जाने का फैसला किया। पहले भी हम बोले थे जब वो नंदीग्राम की बात की थी, क्योंकि उसमें संख्यालघु वोट का एक इक्वेशन है, और भवानीपुर में 2014 में पार्लियामेंट में हम लोग लीड लिए थे, इस बार भी और लगभग बराबर की चली है, इसलिए वहाँ से वो भागना चाह रही है और उनको लग रहा है कि नंदीग्राम ठीक है। इसके पहले पोर्ट से लड़ने की बात हुई थी, क्योंकि उनके पास एकमात्र सहारा है संख्यालघु वोट। वहाँ लगभग 35% मुस्लिम वोट है, इसको आधार बनकर वो जीतना चाहती है। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और भी और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहाँ का भूमिपुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। सच देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहाँ पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा कब से, वो भवानीपुर सीट उन्होंने डेजर्ट कर दिया, वहाँ से नहीं लड़ रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। नंदीग्राम के विधायक और कभी ममता के सियासी रणनीतिकार रह चुके शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि नंदीग्राम न सिर्फ ममता और शुभेंदु बल्कि पूरी टीएमसी के लिए सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन है। पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में 2007 में किसान मजदूरों का आंदोलन हुआ। तत्कालीन लेफ्ट सरकार के खिलाफ टीएमसी ने संघर्ष किया, तब ममता और शुभेंदु अधिकारी ने मिलकर आंदोलन किया। शुभेंदु ने नंदीग्राम आंदोलन की भूमिका तैयार की। नंदीग्राम आंदोलन का असर 2011 में देखने को मिला। ममता ने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से हटाकर सियासी करिश्मा कर दिया। नंदीग्राम का असर जंगल महल रीजन तक रहता है। जंगल महल और आसपास की सीटों पर शुभेंदु अधिकारी असरदार हैं। अब पहली बार नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे, वो भी एक दूसरे के खिलाफ। शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए तो ममता बनी भगोड़ा है, वो अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के भाग गई। पूर्वी मिदनापुर और आसपास के जिलों में 35 सीटों पर किसान और मजदूरों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में ममता और शुभेंदु दोनों के लिए नंदीग्राम सबसे बड़े टकराव का मैदान बन चुका है। अब आपको ममता के दूसरे बड़े दांव की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। टीएमसी एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सबसे ज्यादा जोर दे रही है। बंगाल में 30% यानी करीब 1/3 हिस्सेदारी मुसलमानों की है। 294 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं। 16 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी जनसंख्या 40 से 50% के आसपास है।
33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% और 50 सीटों पर 20 से 30%। इस तरह करीब 145 सीटों पर मुस्लिम वोटर किसी भी पार्टी की जीत और हार में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम में भी बड़ी मुस्लिम आबादी है। ममता ने 42 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो तुष्टीकरण की ये राजनीति दीदी बहुत माहिर है और 30% को लेकर ही वो राजनीति किए है। बाकी का जो है उसको कुछ मिला ना मिला, दीदी को उसमें कुछ आता जाता नहीं है। बंगाल का चुनाव देश का बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। मुस्लिम तुष्टीकरण की टर्म बीजेपी ने क्रिएट की है देश के